कि देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी थी, एक नई किस्म ले नया संदेशा अग्नि बाण सी छूटी थी, एक नई हवा ले नया राग कुछ गुनगुन करती आती थी। आजाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में जाती थी, एक नई कली चटकी इस दिन रौनक उपवन में आई थी। एक नया जोश, एक नई ताजगी हर चेहरे पर छाई थी। दूर स्वराज को ध्वजा पताका, दूर स्वराज को ध्वजा पताका स्वच्छंद गगन में लगा लहराई थी। हिंदुस्तान की पावन भूमि पर हुआ नया प्रभास था। जिसने गाड़ा ध्वज तिरंगा वह नेताजी सुभाष था, जिसने गाड़ा ध्वज तिरंगा वह नेताजी सुभाष था। आज उसी युग पुरुष इतिहास वीर वसुंधरा नंदन का आह्वान और स्मरण करते हुए, उसकी प्रचंड फौज आजाद हिंद फौज का गुणगान करते हुए, इतिहास की उस घटना को याद करते हुए जब अखंड हिंद के राष्ट्रपिता, अखंड राष्ट्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, परमवीर, युग दृष्टा, इतिहास पुरुष, राष्ट्रपित्र, स्वदेश चरित्र, भारत माता, भारतीय पुत्र, सुभारतीय आदर्श, प्रतंज राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की परम पावन भूमि पर हमारी पहचान, सम्मान, एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता और अस्मिता के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को फहराकर स्वराज की संस्थापना की। साथियों, वो घटना, वो दिन, वो दिवस जब फिरंगी हुकूमत की जड़ों को नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने हिलाकर रख दिया। आज जब सरकार भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, मेरठ की क्रांति धारा से विचारों की पावन भूमि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में पुनः ध्वज फहराने के इतिहास का अनुसरण करते हुए देश के शिक्षण संस्थानों का अग्रदूत बनते हुए अपने प्रांगण में आईएनए का ध्वज फहराने जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। हर्षोल्लास के साथ चर्चा परिचर्चा भी होगी, कुछ विमर्श भी होगा और हर्षोल्लास के साथ में आज के इस इतिहास को हम सब याद करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे बीच में हमारे माननीय कुलपति मेजर जनरल जीएस थपलियाल साहब मौजूद हैं, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। वह आज राष्ट्र ध्वज फहराकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और इस क्रम में हमारे साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी शामिल हों। राष्ट्र ध्वज हमारे सम्मान, हमारी पहचान का ध्वज पताका। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझ संग जीवन पाए, हर तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। जय हिंद, जय हिंद। यूपी 70 बटालियन के कैडेट्स हमारे बीच, ध्वज रक्षक महेंद्र सिंह सुपरवाइजर, प्रभात कुमार सिंह सीनियर अंडर ऑफिसर के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। प्रभात कुमार सिंह, मनीष कुमार, मन्नू, ज्ञानेंद्र सिंह, अभिनव, नीरज, विवेक, आर्यन चौहान, कार्तिक, अंजलि, संगम, सिमरन, शिवांगी, अलका, शिखा, अंतिम चौधरी हमारे कैडेट्स, एनसीसी के कैडेट्स। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में इस इतिहास को हम सबको जानने के लिए वे विभिन्न घटनाएं, वे विभिन्न तारीख जब हम सबको
ये ज्ञात नहीं था कि आखिर इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन कौन से पुरुष महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को आहूत कर लिया। उन आत्माओं को हम सब याद करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। 30 दिसंबर 1943 वो दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में ध्वज फहराकर देश की आजादी और स्वराज की संकल्पना को लेकर आगे बढ़े थे। आइए उस इतिहास से आप सबको रूबरू कराने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस शोधपीठ के प्रोफेसर अशोक त्यागी जी कि वो मंच पर आए और आज के दिन के इतिहास से हम सबको वाकिफ करवाएं। वो इतिहास जिसको इतिहास के पुस्तकों से हटा दिया गया या हम सबको बताया नहीं गया। सुभारती विश्वविद्यालय ने इस क्रम में आगे बढ़कर इस इतिहास को, वस्तुनिष्ठ इतिहास को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। प्रोफेसर अशोक त्यागी जी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगा। वक्त गुलशन पर पड़ा था तब लहू हमने दिया था, वक्त गुलशन पर पड़ा था तब लहू हमने दिया था, आज बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। संभवतः यही स्थिति हमारे क्रांतिकारियों, राष्ट्रवीरों जिन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग किया राष्ट्र के लिए, उनके साथ हुई है। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन को प्रणाम करते हुए और जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनको नमन करते हुए मुझे आदेश हुआ है कि मैं बहुत संक्षिप्त बोलूं, अधिक विस्तार से ना बताऊं। इसलिए जो है मैं आज इसके विषय में बताना चाहता हूं कि जो ये कार्यक्रम आज हमारा रखा गया है इसका राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व क्या है। राष्ट्रदेव या राष्ट्र माता, भारत माता की जो अर्चना होती है वो पुष्प से, दीपक से, अक्षत से या रोली से नहीं हो सकती। उसकी जो उपासना होती है, उसकी देवी होती है, उसको हम जो है रक्ताभिषेक करते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं, वीर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपने रक्त से उसके भाल पर तिलक लगाते हैं। तो वही तिलक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया और ये क्रम जो है भारत के अंदर पहली बार जो है तिरंगा झंडा स्वतंत्र भारत का वो अंडमान निकोबार में फहराया गया। जिस समय जो है नेताजी ने, मैं तिथिवार बता रहा हूँ आपको, ये कैसा क्रम हुआ कि 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर को उन्होंने जो है उसी वर्ष अस्थायी सरकार का गठन किया जिसमें 9 देशों से उसको मान्यता प्राप्त हुई। 1 नवंबर को जो जापान के प्रधानमंत्री थे तोजो, जनरल तोजो, उनसे नेताजी ने निवेदन किया कि आपने अंडमान निकोबार पर कब्जा किया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार में, इसे जो है भारत के अधीन या आज़ाद हिंद फौज के अधीन कर दिया जाए। तो 6 नवंबर को जापान सरकार का यह आदेश हुआ कि अंडमान निकोबार को आज़ाद हिंद फौज को दे दिया जाए। 6 नवंबर को ही आज़ाद हिंद फौज के सैनिक वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं और उसको विधिवत तो नहीं लेकिन वहाँ सैनिक भारत पहुँच जाते हैं। 29 दिसंबर को नेताजी पहुँचते हैं और 30 दिसंबर को वहाँ ध्वजारोहण किया जाता है। ये पहला ध्वजारोहण है जो कि किया गया। स्वतंत्र भारत का अगर हम स्वतंत्रता का इतिहास लिखते हैं तो पहली बार भारत के भूमि पर जो तिरंगा झंडा हुआ, फहराया गया, वो 30 दिसंबर को आज के दिन फहराया गया था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हमने इतिहास को अनेक स्थानों पर जो है काटा है, छांटा है, और क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने अपने को दिखाने के लिए कि उनकी वजह से स्वतंत्रता आई है, उन्होंने उन महान क्रांतियों को, महान ऐतिहासिक घटनाओं को पीछे छोड़ दिया। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए आज़ादी का आंदोलन जो हुआ या भारतीय स्वतंत्रता की पहली जो उद्घोषणा हुई वो अंडमान निकोबार में 30 दिसंबर को हुई, जो आज का हमारा दिन है और सुभारती परिवार उसको मनाता है। आज मैं एक प्रसंगवश एक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ, तो संक्षिप्त, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि बहुत कम बोलूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मन रोक नहीं पा रहा अपने को। भारत के अंदर जितने भी लोग वो थे जो कि विश्वासघाती थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, वो लोग जो है एक सत्ता में आते गए। जिस समय भारत सरकार का गठन हुआ 1952 के बाद जब इलेक्शन हुआ, जो गवर्नर नियुक्त किए गए, ज़्यादातर वो गवर्नर नियुक्त किए गए जो अंग्रेजों के चरण चुंबक थे और उनकी चरण वंदना करते थे, उन्हीं को गवर्नर बनाया गया या रजाकारों को बनाया गया। जितने भी देशभक्त थे
वो सारे जो है परिशिष्ट में पहुंच गए, किसी मंच के नापत्य में पहुंच गए, पीछे चले गए, उनको कहीं भी कोई नाम नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण आपको जो है केवल भगत सिंह का देना चाहता हूँ। भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फेंका था तो उसके गवाह दो थे, एक तो शोभा सिंह थे और एक शादीलाल थे। शोभा सिंह जो है, जो पत्रकार है, खुशवंत सिंह के पिताजी थे, उनको गवाही देने के लिए सर की उपाधि दी गई, कनॉट प्लेस की संपत्ति उनको दी गई और दिल्ली के अंदर जो मॉडर्न स्कूल श्रृंखला है वो उनको दी गई। और बाद में आज एक दुर्भाग्य और कि 2013 के अंदर जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब दिल्ली में कनॉट प्लेस के निकट एक स्थान है, जनपद कहते हैं उसे, तो जनपद के ऊपर जो है बाकायदा जो है गली, सड़क का नाम भी जो है सर शोभा सिंह मार्ग रखा गया। जिस व्यक्ति ने, जिसके कारण से फांसी दी गई थी भगत सिंह को, जो गवाह थे, उसी प्रकार से एक और थे शादीलाल, उन्होंने भी भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। दो थे, एक तो सर शोभा सिंह और एक शादीलाल, उनको भी सर की उपाधि दी गई। सर की उपाधि देने के बाद जो है, जो शामली शुगर मिल है, इसका लाइसेंस दिया गया, उनकी शराब की फैक्ट्री थी। आज वो जो है भारत के एक बड़े उद्योगपतियों में उनका परिवार माना जाता है, जिन्होंने भारतीयों को आज़ादी के बाद भी जो है बाकायदा, उनको बाकायदा सम्मान दिया गया और वो विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न राजनेताओं के साथ रहा करते थे और विभिन्न उसके बाद भी जो है जो भी उनको अधिकार मिलने थे, जो भी उनको सम्मान दिया जाना था वो दिया। 79 में जो है डेथ हुई सर शोभा सिंह की, तो उस समय जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, सॉरी मुरारी देसाई की सरकार थी, जनता गवर्नमेंट थी। उनकी मृत्यु पर जो है भारत सरकार के कई मंत्री उनके घर पहुंचे, जिसके कारण से भगत सिंह को फांसी हुई। एक प्रसंगवश मैंने सुनाया है, समय कम है, पूरी बात मैं नहीं कह सकता, नहीं तो इतिहास बहुत दर्दनाक है, रक्त रंजित इतिहास है, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अन्याय हुआ है और इतिहास पर ना तो शोध कार्य ठीक से हो पाया क्योंकि समय नहीं दिया गया। मैं एक और उदाहरण बताता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड के अभियुक्त थे, जिनको फांसी हो गई, उनकी मां जो है भूखी मरी है उपले बेचकर। इस देश के अंदर जो है कोई व्यक्ति नहीं था कि उनको खाना भी खिला देता। फिर कुछ लोग जो है उनको झांसी ले गए जब भारत आजाद हुआ। एक रामस्वरूप शर्मा थे, वो क्रांतिकारियों के साथ थे, वो उनको अपने साथ जो है झांसी ले गए। झांसी ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई वहां जाने के बाद, तो झांसी के लोगों ने ये सोचा कि उनकी एक मूर्ति लगाई जाए। वीर प्रसूता है, इसका पुत्र जो है वो कुर्बान हो गया देश के ऊपर। तो जिस समय जो है मूर्ति लगाने के लिए अनुमति मांगी गई तो नेहरू सरकार ने मूर्ति की अनुमति नहीं दी। जनता ने जो है मूर्ति लगाने का प्रयास किया तो पुलिस की गोली चली, जिसमें 3 आदमी मारे गए। रामस्वरूप शर्मा जो कि क्रांतिकारी थे, उनके बाद निधन हो गया। ये इस देश का दुर्भाग्य है। समय कम है क्योंकि कार्यक्रम 1 ही घंटे का है, इसलिए नीरज जी का कहना है कि मैं संक्षिप्त बात करूं। धन्यवाद। लेकिन इसी आशा के साथ कि हमें इतिहास को दोबारा देखना चाहिए, उसका पुनर्लोकन करना चाहिए, अनुसंधान की आवश्यकता है। हमारी जो शोध पीठ है उसके ऊपर कई विषयों पर हमने शोध कार्य भी किया है और शायद उन प्रश्नों को हमने उभारने का प्रयास किया है जिनको आज तक दबाया गया है। मैं चाहूँगा कि जितने भी हम लोग हैं, हम इतिहास को बारीकी से पढ़ें और उसको जो है, जो भ्रांति स्थापित कर दी गई, जो धारणा स्थापित कर दी गई है कि केवल 2 आदमियों के कारण ही आज़ादी मिली, जबकि ऐसा नहीं है। आज़ादी जो है सुभाष चंद्र बोस या क्रांतिकारियों के कारण ही मिली थी। उन्हीं का रक्त जो है इस कण-कण में है इस देश को। इसी से हम से नमन करते हैं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षण संस्थान किस तरह से इतिहास के पन्नों को उकेर कर पूरे देश भर में स्थापित कर सकता है, उसका उदाहरण सुभारती विश्वविद्यालय है। चाहे अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस की बात हो, चाहे वो अमृत महोत्सव जिसको नाम देकर सरकार मना रही है, हम सुभारती दिवस के रूप में संस्था जब से शुरू हुई तब से इस कार्य को मना रहे हैं, इन दिनों को याद कर रहे हैं और विद्यार्थियों को उनसे जोड़ रहे हैं। ये कोई पहला दिन नहीं है जब इतिहास के पन्नों को उठाकर वस्तुनिष्ठ इतिहास से विद्यार्थियों को जोड़ने का बीड़ा सुभारती विश्वविद्यालय ने उठाया है। आइए उसी तरह के विद्यार्थियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे बीच में मनदीप यादव फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं फिजियोथेरेपी के। मैं उन्हें मंच पर बुला रहा हूं कि वो आए और आज के इस दिन पर अपने भाव संप्रेषित करें। मनदीप यादव। 2 पंक्तियों से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सुनिएगा कि ना रब मेरा है ना
रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी ही बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है। भारत मात्र एक नाम नहीं है, हर भारतीय की पहचान है, शान है और गुमान है। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और साथ ही अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में नमन करता हूँ। परम सम्मानीय अध्यापकगण, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मनदीप यादव इस स्वर्णिम अवसर पर अपने विचार साझा करने हेतु अवसर प्राप्त कर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपने विचार साझा करने हेतु आदर, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम जब भी नेताजी के बारे में पढ़ते हैं, करोड़ों दिलों को यह बात आज भी कचोटती है कि आखिर नेताजी को वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। साथियों, इसी संदर्भ में एक नई उमंग के साथ यह शिक्षण संस्थान पिछले कई वर्षों से इस संस्कार से हमें जोड़ता आया है और इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे शिव भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रीमान डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को और हमारे कुलपति श्रीमान डॉक्टर थपलियाल जी को, जो इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं। और प्रमुख तौर से धन्यवाद करता हूं हमारे बीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैलराज जी को, जिन्होंने हमें इस संस्कार से जोड़ने का कार्य किया। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सानिध्य में यह कार्यरत चलता रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिन एक स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस की तरह इस दिवस में भी पूरा देश बढ़ चढ़कर भाग लेगा। और सुनिएगा कि इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, ये कोई शब्द नहीं और ना ही किसी युद्ध का प्रमाण है। आज़ादी एक विचार है, विचार राष्ट्रीय भाव का, विचार राष्ट्रीय दायित्व का, विचार राष्ट्रीय प्रेम का। आज़ादी नेताजी का जुनून है, आज़ादी नेताजी का दर्शन है, आज़ादी नेताजी की नीति है, ये सीख है अपने सपनों के लिए लड़ने का, कुछ कर गुजरने का, हदें पार करने का। और ऐसी सीख के लिए नेताजी को कुछ शब्द चढ़ाता हूँ, सुनिएगा कि हिंद जिनकी जान था, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे आर्यों की ललकार पर और जय हिंद का नारा सदा लिखा दे जेलों की दीवार पर। और बदन पे लिपटी थी बेड़ियां, बदन पे लिपटी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा। और नेताजी का कहना था पूरा स्वराज, पूरे स्वराज से कम कुछ भी नहीं, पूरी रोटी, पूरा चांद और पूरा स्वराज मांगने वाले पहले क्रांतिकारी थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज का दिन भी इतिहास के पन्नों पर भारत माँ के इसी वीर के नाम दर्ज है। और आज ही के दिन नेताजी ने देश की शान को दोगुना करते हुए शहीद और स्वराजवीर, जिसे हम अंडमान और निकोबार नाम से जानते हैं, सन 43 में पहली बार भारतीय परचम फहराया। और ये बताते हुए मेरा दिल और भी गौरवान्वित हो चला है कि आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इसी धरती को भारत की आज़ादी की संकल्प भूमि बनाया। और नेताजी का कहना था कि इस इलाके पर अधिकार के साथ ही अंतरिम सरकार की राष्ट्रीय अस्मिता अब सत्यता और वास्तविकता का चोला ओढ़ चुकी है। और इस वचन के 4 वर्ष बाद ही माँ भारती दास्तां की बेड़ियों से मुक्त हो गई। और एक विषय और है जिस पे विचार साझा करना चाहूँगा कि कई बार लोग जाने अनजाने में मेनलैंड और आइलैंड की बात करते हैं और ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। परंतु नेताजी का कहना था यहाँ का समूचा भारत, यहाँ का कण कण, जर्रा जर्रा मेनलैंड है। पोर्ट ब्लेयर उतना ही मेनलैंड है जितना दिल्ली या मुंबई की सरजमी को हम मानते हैं। और इसी के साथ ऐसे महान पुरुष को कुछ पंक्तियों के साथ कहकर विदा लेना चाहूँगा कि है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, पर अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, या इसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। हमने उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है और देशभक्तों के देशभक्त दूर अंदेश थे अति सशक्त, नारा जय हिंद का देकर बोले आजादी दूंगा तुम देना रक्त। आजादी की लड़ी लड़ाई आजाद हिंद फौज बनाई, जन जन को आगे ले आए और तरुणाई को दिशा दिखाई। आइए हम सब मिलकर ऐसे महान पुरुष को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। धन्यवाद मनदीप। ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण सुभारती विश्वविद्यालय कर रहा है जो इतिहास को सही जानकर पूरे विश्व भर में अपने विचार और अपनी बात को मनाने के लिए सब तैयार हो चुके हैं। मनदीप यादव फिजियोथेरेपी के विद्यार्थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी।
आइए अब जिनसे आपको जोड़ रहा हूं वो उन सिपाहियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रही हैं जो स्वयं को आहूत कर हम सबकी स्वच्छंदता को सुनिश्चित करते हैं, वे जिनके कारण हम स्वच्छंद सांस लेते हैं। मंच और पंच को प्रणाम करते हुए मैं दो पंक्तियों से अपनी शुरुआत करूंगी। फूल गेजू नहीं खारों पे ख्वाब लिखती हूँ, फूल गेजू नहीं खारों पे ख्वाब लिखती हूँ, और गजल में इश्क नहीं इनकलाब लिखती हूँ। चलिए मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। सरहद पे जवान के सीने पर जब कोई गोली चलती है, सरहद पे जवान के सीने पर जब कोई गोली चलती है, तो माँ का कलेजा रोता है, सीने से आह निकलती है, तो माँ का कलेजा रोता है, सीने से आह निकलती है। कोई दो जोड़ी बूढ़ी आंखें जब अपना ज्योति गवाती हैं, कल भैया के स्वागत खातिर राखी कोई बहन सजाती है। कोई बच्चा सूनी राहों पर पापा की रट जो लगाता है, उसे चुप करवाने के खातिर परिवार पूरा रो जाता है, उसे चुप करवाने के खातिर परिवार पूरा रो जाता है। कोई स्वागत थाल सजाए थी कि प्रियतम उसका आएगा, कोई स्वागत थाल सजाए थी कि प्रियतम उसका आएगा, उसे क्या मालूम कि सुहाग का ये सिंदूर मिटाया जाएगा, उसे क्या मालूम कि सुहाग का ये सिंदूर मिटाया जाएगा। ताबूत तिरंगे में लिपटा, ताबूत तिरंगे में लिपटा जब घर पे किसी के आता है, तो गर्व से सर उठ जाता है, लेकिन ये दिल रो जाता है, लेकिन ये दिल रो जाता है। कोई बूढ़ा पिता इन कंधों पर लाशों का बोझ उठाता है, मासूम सा बचपन खुद को उस दिन से जमा हो जाता है, मासूम सा बचपन खुद को उस दिन से जमा हो जाता है। जो गोली खा के सीने पे भारत की लाज बचाता है, जो गोली खा के सीने पर भारत की लाज बचाता है, और ये भारत की सबसे कड़वी सच्चाई की तरफ मैं ले जाती हूँ आपको। जो गोली खा के सीने पर भारत की लाज बचाता है, उसके परिवार के हिस्से में किस्से के सिवा क्या आता है, उसके परिवार के हिस्से में किस्से के सिवा क्या आता है। वो बेटा न किसी व्यापारी का, वो नेता का है लाल नहीं, मजदूर किसान का बेटा है, माँ की अस्मत का दलाल नहीं। जो घाम शीत वर्षा सहकर खेतों में अन्न उगाता है, उसका ही बेटा गोली खा माँ का सम्मान बढ़ाता है। वो बर्फ में जिंदा लड़ता है, हिमपात न उसे डिगा पाता, वो बर्फ में जिंदा लड़ता है, हिमपात न उसे डिगा पाता। बस फिक्र उसे जान देकर भी माता का कर्ज चुका जाता है, फिक्र उसे जान देकर भी माता का कर्ज चुका जाता। एक माँ ने सरहद पर भेजा सौगंध दूध की दे करके, एक माँ ने उसको पाला है घर अन्न वस्त्र को दे करके। जब दोनों माओं की ममता, जब दोनों माओं की ममता सीने में हिलोरे लेती हैं, तो एक माँ देती विजय तिलक और दूजी गोद में लेती है, तो एक माँ देती विजय तिलक और दूजी गोद में लेती है। कह देना अमन के दुश्मन से, कह देना उन गद्दारों से, कह देना अमन के दुश्मन से, कह देना उन गद्दारों से, कह देना वीर किसानों से, कह देना पहरेदारों से। मरता है यहाँ जवान एक, मरता है यहाँ जवान एक, तो लाखों नए उभरते हैं। संगीन उठाए हाथों में माँ की रखवाली करते हैं, संगीन उठाए हाथों में माँ की रखवाली करते हैं। और माता पर नजर उठा देना, माता पर नजर उठा देना अब इतना है आसान नहीं। रच डाला वीर शहीदों ने है बलिदानी की राह नहीं, रच डाला वीर शहीदों ने है बलिदानी की राह नहीं। जब तक है लहू है सांस भी है भारत के वीर जवानों में, जब तक है लहू है सांस भी है भारत के वीर जवानों का। बलिदानी माँ के बेटों ने इतिहास रचा बलिदानी का, बलिदानी माँ के बेटों ने इतिहास रचा बलिदानी का। जय हिंद, जय भारत। आपकी तालियों ने हिम्मत नहीं दी थी, इसलिए लाइन में भूल गया था। एक बार दे दीजिए बोलने से पहले कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला तेरी आज तक ना लाया है। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला तेरी आज तक न लाया है। कि दीपों का तू त्योहार भूला, रंगों की फुहार भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। कि राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। बहन बोल रही है कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज फिर उसी आदत को दोहराया है।
कि आते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, कि जाते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, कि आते समय रणथल में शीश भूल आया है। गर्म जोशी से इन पंक्तियों का स्वागत कर दीजिए, क्योंकि ये लिखी मेरी नहीं है, भदौरिया साहब की लिखी हुई लाइनें हैं जो आज भी उतनी प्रासंगिक है हमारे सैन्य अधिकारियों के ऊपर, सेना अध्यक्षों के ऊपर जो अभी कुछ दिनों पहले शहीद हो गए, उनको समर्पित ये पूरी पंक्तियां। और आगे जिस तूफानी विद्यार्थी से आपको जोड़ रहा हूं, सशक्त महिला की उदाहरण, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज देखते हैं तो उसमें कई सारे सशक्त महिलाओं का उदाहरण प्रस्तुत था। आज मैं सुभारती विश्वविद्यालय की एक सशक्त विद्यार्थी को आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। दिव्यांशी धीमान, बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा, आपके सम्मुख अपने विचार रखते हुए दिव्यांशी चित्रांशी भारद्वाज, माफ कीजिएगा, चित्रांगी भारद्वाज। I have said that today is the most proudest day of my life. For an enslaved people, there can be no greatest pride, no greatest honor than to be the first soldier in the army of liberation. But this honor carries with it a corresponding responsibility, and I am totally conscious about it. I assure you that I shall be with you in sorrow, in joy, in suffering, and in victory too. Vande Mataram, Jai Hind. This was a concluding remark made by Netaji Subhash Chandra Bose after taking over the charge of president as a president in the Indian Independence League from Rosh Bihari Bose on 4th of July. His espoused concrete economic planning showed the way himself. It also needs to be remembered, I repeat, it also needs to be remembered that it was he who encouraged Indian women to play an active participation in the freedom struggle of India. Did we remember the name of the captain? Any? A women regiment of Azad Hind Fauj was formed, which was the command of the Captain Lakshmi Swaminatham. Netaji said to the army, "We have a grim fight ahead of us, for the army is powerful, unscriptural and ruthless. In this final march to freedom, you will have to face hunger, privation, forced marches and death. Only when you pass this test, the freedom will be ours." INA carried out many fights and struggles to bring about freedom in the Indian domain. Honorable Chief Guest, respected professors, and my dear friends, on this day in the year 1943, Netaji hosted the tricolor national flag for the first time at the Gyan Khanan Court, presently known as Netaji Stadium in Port Blair. He also announced the islands for the first Indian territory free from British rule. All these were only possible because of the highly intelligence of Netaji. His military exploits, unmatched patriotism, and extremely bravery had made him a role model for you and me. He still lives within our hearts and minds and works as a leading light and source of inspiration. Even to the last day of his life as an active freedom fighter, he kept the spirit of fighting with Britishers. Even at the time of his death, he was planning to migrate to Russia and find a new way to combat the British. It is this persistence, I repeat, it is this persistence and patriotic flavor that needs to be respected more than anything else. Take pride in what you belong to. Take pride in being an Indian. Jai Hind, Jai Bharati, Jai Subharti. Jai Hind for the nation, Jai Bharati for the motherland, and Jai Subharti to build my national character. Thank you. धन्यवाद चित्रांगी भारद्वाज, फिजिक्स ऑनर्स की छात्रा फैकल्टी ऑफ साइंस से हमारे बीच में अपनी भावों को संप्रेषित करते हुए एक और विद्यार्थी से आपको जोड़ता हूं जो अपनी बात को एक समस्या से लेकर समाधान ले जाने की कोशिश करेगा कि सारा जिस्म
बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा कि मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मैं जानता हूं पानी कहां ठहरा हुआ होगा। इस बस्ती में रहते हैं गूंगे बहरे लोग, इस बस्ती में रहते हैं गूंगे बहरे लोग। खुदा जाने किस तरह जलसा हुआ होगा। उसी जलसे की बात कहने के लिए आज के इस वक्त में हम जब स्वयं को सोचने लगे हैं, देश कहीं पीछे हट गया है। इस बात को और ज्यादा अपनी भाषा में, अपने विचारों के साथ में हम सब के सम्मुख रखने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं साइंस फैकल्टी से दिव्यांशु धीमान, बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र को। जोरदार तालियों के बीच इस विद्यार्थी का हौसला अफजाई करें। दिव्यांशु धीमान। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस दिल में यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, बस दिल में यही अरमान रखता हूँ। आदरणीय सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं दिव्यांशु धीमान, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस का छात्र, आज आप सभी लोगों के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। बात 17वीं शताब्दी करते हैं, जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आया करते थे और जय हिंद के नारे सुनकर अंग्रेजों की रूहें कांप जाया करती थी। जब अंग्रेजी सरकार भारतीय विरासत पर पैर जमाने आए, भारत आकर नए नए कानून बनाए, तब भारत का एक एक बच्चा भुखमरी का शिकार होता जा रहा था और यहाँ का एक एक किसान मुंह मांगा लगान ना चुकाने पर उस भगवान से मौत की भीख मांग रहा था। तब एक क्रांतिकारी अपनी उच्च दर की नौकरी को त्याग कर आजाद हिंद फौज बनाकर भारत आया। हम भारत में जोश जगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा बनाया और हम सब ने उनको अपना नेताजी बनाया। वह वीर क्रांतिकारी है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। नेताजी ने सशस्त्र आंदोलन अपनाया। जब नेताजी को पता चल चुका था कि अंग्रेजी सरकार को भारत से भगाना इतना आसान नहीं है, तो नेताजी ने अंग्रेजी सरकार के विरोधी जर्मनी और जापान के साथ मिलकर एक ऐसी फौज की स्थापना की जिसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। नेताजी कहा करते थे, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपना खून देकर चुकाएं और हमारे परिश्रम से जो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। पर बड़ा दुख होता है नेताजी आज के युवाओं की देशभक्ति को देखकर। अरे आहत होती है एक देशभक्ति जब हमारे देश का युवा अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। अरे करहा उठती है एक देशभक्ति जब हमारे देश का युवा मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने की बजाय उनकी फोटो शेयर करने में व्यस्त होता है। नेताजी, आज जिस युवा पर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, वो अपने हाथ में 4x4 की स्क्रीन लेकर बचपन का प्यार स्क्रॉल कर रहा है। नेताजी जैसे वीर क्रांतिकारी ने हमें स्वतंत्रता अपना खून देकर दिलाई। बदले में हमारे भारत में क्या हो रहा है? सड़क पर चलती बहन बेटी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। धर्म जाति के नाम पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे का गला काटने तक को तैयार है। नेताजी, आज का युवा उस्तरे का इस्तेमाल दाढ़ी या बाल काटने के लिए नहीं, गला काटने के लिए करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ी में डालने के लिए नहीं, गाड़ी जलाने के लिए करते हैं। और आग का इस्तेमाल हवन करने के लिए नहीं, हाहाकार मचाने के लिए करते हैं। वारे मेरे भारतीयों, क्या भूल गए आजादी की उस लड़ाई को जब हर एक भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था? क्या भूल गए अपने 23 साल के भगत सिंह को जो अपनी जवानी की उम्र में फांसी पर चढ़ा था? अरे क्या भूल गए अपने नेताजी को जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा था? आज हमारे भारत को खुद की सोच और खुद के देशद्रोहियों से आजाद होने की आवश्यकता है, तभी हम अपने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अगर एक सच्चा देशभक्त बनना है तो मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देना ही है तो जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, शरीर दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्ची देश भावना है। I being an Indian, I being a student, and I feel proud that I'm an Indian.
और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर खड़े उन जवानों को, देश में मौजूद पुलिस और किसानों को, और यहाँ पर मौजूद हर एक उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी परिश्रम और लगन के साथ करते हैं, जिनके बिना मुझे राष्ट्र निर्माण करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं इस मंच पर पूरी हिम्मत के साथ भारत माँ का बेटा ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग अपने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आइए मैं, आप और हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि पूरे विश्व में भारत के नाम का तिरंगा लहराएंगे, चाहे वह वैज्ञानिक क्षेत्र हो या फिर खेल क्षेत्र हो, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थान में सजा कर लाऊं भार जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दिव्यांशु। इस जोशीले और आज की समस्याओं से हम सबको आगे क्या राह प्रशस्त होनी चाहिए, इसकी सीख देने वाली बात को कहने के लिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए समय है उन्हें सुनने का जो हम सब का नेतृत्व कर रही हैं। विद्यार्थी हृदय सम्राज्ञी, युवा आइकन सरोजिनी नायडू अवार्ड से सुसज्जित प्रख्यात दंत चिकित्सक हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आज के इस दिन पर हमारे बीच में उनकी उपस्थिति, मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं और आज के इस दिन पर हम सबको संबोधित करें। आपकी जोरदार तालियां। इस बीच हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी डॉक्टर शैलराज। Jai Hind, respected Vice Chancellor Sir, all deans and faculty members and dear students. सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अशोक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपके पास तो इतना ज्ञान का भंडार है कि शायद 1 घंटा क्या 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था टू हियर यू। और मैं नीरज करण जी से अनुरोध करूंगी कि आपने जो किताब लिखी है उसको जल्द से जल्द छपवाने का प्रयास को पूर्ण करें, जिससे कि हमें आपकी लिखी हुई किताब को पढ़ने का मौका मिल सके। आई एम श्योर कि उसमें इतनी सारी बातें लिखी होंगी जिनसे हम अभी तक अपने को वंचित महसूस करते हैं। अभी तक तो मुझे इतनी क्यूरोसिटी नहीं थी उस किताब को पढ़ने की जब इन्होंने मुझे बताया था, बट आफ्टर आपने जो आज बातें कही हैं उसको सुनने के बाद अब मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा इस बात की पीड़ा हो रही है दैट वीव लॉस्ट द 6 months जब से वो हमने किताब लिखी है और वो छप के नहीं आ पा रही। और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी अपने सभी बच्चों से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हम अपने इतिहास के बारे में जानने लगते हैं उतनी ज़्यादा पीड़ा अपने मन में बढ़ती चली जाती है। अपने फादर को सुनने के बाद आई थिंक आज प्रोफेसर अशोक को सुनने, ही इज़ द सेकेंड पर्सन जिनको मैंने इतना ज्ञान से पूर्ण पाया है। हर बार कोई ऐसी कहानी हम अपने क्रांतिकारियों के बारे में सुनते हैं और ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये बात भरी हुई है दैट हाउ इंटरनल फैक्टर्स हैव पुल्ड अस डाउन, हाउ हम में से ही कोई एक ऐसा पर्सन निकला है जिसने हमारी हिस्ट्री में हमारे को आगे बढ़ने से पीछे की तरफ पुल डाउन किया है। अगर हम में से कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसने अंदर में ही कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन नहीं होता तो हम और कितना आगे बढ़ चुके होते, कितने पहले हमें आज़ादी मिल गई होती हमारे जब, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम्स, इवन जब हमारे राजा थे, चाहे आप और पुरानी हिस्ट्री के टाइम्स में पढ़ लीजिए तो कोई ना कोई ऐसा अंदर का ही पर्सन था जिसने हमारे को धोखा दिया, जिसकी वजह से
हम गुलाम बने, और जितनी बार भी गुलाम बने तो ऐसा ही कोई व्यक्ति था. So we have to realize that how important is unity, how important it is कि हमारे को bind होके एक बनना है. So this would be my first message of the day, and second would be जो मैं आज वाकई में सोच के आई थी कि जिस बारे में मैं आप सबसे बात करूँगी would be कि मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ जब भी I find children around, हमारे बच्चे और even the faculty members. हमारे को ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी देशभक्ति, अपना नेशनल कैरेक्टर कैसे बिल्ड करें. हम क्या सुभारतीयंस की तरह सिर्फ जय हिंद पे या 30 दिसंबर सेलिब्रेट करके अपने नेशनल कैरेक्टर को पूर्ण कर सकते हैं. वी हैव टू रियलाइज हाउ वी कैन. एक वो आदमी है जो सरहद पे खड़ा है और लड़ाई लड़ रहा है हमारे देश के लिए. हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे. हम अपना काम समय पे करते हैं और क्या दैट इज़ इट. यही हमारा भारत माता के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण होती है. वी हैव टू स्टार्ट completing our duty towards Mother India, and how will we do it? हमारे को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी by preserving the national resources. It is not just for Mother India, it is also for Mother Earth. अभी कुछ दिन पहले मैं सड़क पे जा रही थी एंड आई टोल्ड माई ड्राइवर कि अरे साइड पे करो, गाड़ी साइड पे करो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है. और जैसे ही वो गाड़ी गई साइड से, आई रियलाइज कि वो तो एम्बुलेंस थी नहीं, किसी ने एम्बुलेंस का हॉर्न अपनी गाड़ी में लगा लिया था. कैन यू रियलाइज? एक हम बचपन में कहानी सुनते थे कि एक जैसे सड़क पे लोग एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो गया किसी का और एक भले आदमी ने रुका और उसकी मदद करी, और वो चोर थे जिन्होंने ये ड्रामा किया था कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया. तो जो भला आदमी था उसका सब इन्होंने चुरा लिया. तो उस भले आदमी ने कहा कि भाई देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरी चोरी करी है, और तुम भी ये इंसिडेंट किसी और को बताना मत. तो उसने कहा कि भाई क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि क्योंकि अगली बार कोई और भला आदमी किसी और की मदद नहीं करेगा. वी आर लूजिंग आवर नेशनल कैरेक्टर. एक आदमी नॉर्मल गाड़ी में एम्बुलेंस का हॉर्न लगा लेता है, तो क्या दूसरा पर्सन, भाई मैंने आज अपनी गाड़ी साइड पे कर ली कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, कल मैं 2 बार सोचूंगी कि मैं अपनी गाड़ी साइड पे करूं कि नहीं, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी एम्बुलेंस का जिसमें सायरन बज रहा है वो वाकई में एम्बुलेंस है या कोई गलत गाड़ी ने अपनी गाड़ी में हॉर्न लगा लिया है. नाउ द यूथ, यू पीपल, every student of Subharti has to develop this character to stop such people, and you will do the correct thing. कल तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे परिवार वालों के पास गाड़ियाँ होंगी, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, और आपके सामने अगर ऐसा कोई पर्सन आता है आप उसे रोकेंगे. And this is a very small example. This is a very small example of what we are doing wrong in developing the national character and doing wrong things. गाड़ी में गलत सायरन लगाना ऑफ एम्बुलेंस. हम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे अगर हमारे पर्सन में, हमारी फैमिली मेम्बर में कोई पर्सन होता जिसमें वो एम्बुलेंस में होता, जिसको हार्ट अटैक आया होता, क्या वो कभी भी टाइम पर पहुंचता हॉस्पिटल? हम दूसरे देशों में जाके सेटल होना चाहते हैं क्योंकि वो एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचती है. क्यों? आप लोग फेसबुक देखते हैं, आप उसमें वीडियोस देखते हैं दैट हाउ इन आउटसाइड कंट्रीज लोग लाइन बना के खड़े हो जाते हैं और एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती है. वी हैव टू डेवलप दिस नेशनल कैरेक्टर इन ऑल ऑफ यू, इन फैमिली मेम्बर्स. क्या आज आप घर जाके बताएंगे कि आपने कॉलेज में आज 30 दिसंबर सेलिब्रेट किया था और क्यों किया था? How will people outside this Subharti know that 30 December was celebrated? You have to develop. अब हमारे लिए ये प्लास्टिक की बॉटल्स रखी हैं. अगर हम कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेंगे टू नॉट यूज़ द प्लास्टिक बॉटल्स. आई कैरी अ वाटर बॉटल ऑलवेज. वाई? सो दैट अगर मुझे प्यास लगे तो मुझे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ करनी पड़े. अगर हम सब ये डिसीजन लेंगे कि हम प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ करेंगे अनलेस ऑफ डायर इमरजेंसी, देन हम प्लास्टिक वेस्टेज स्टॉप कर सकते हैं. प्लास्टिक स्ट्रॉज नहीं यूज़ करेंगे. दीज आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स. आई कैन गो ऑन एंड ऑन.
बट आप सब धूप में बैठे हैं एंड देयर विल बी नो एंड, but we will have to take conscious decisions of building a national character, which is not just of saying Jai Hind, not just of saying and saluting the flag. Our students have given beautiful speeches. अगर हमने उनका ध्यान से कुछ वर्ड्स भी सुने होते, अगर एक देशभक्त वहाँ सरहद पे खड़े होके जान दे रहा है, तो हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी अपनी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. That will be the actual completion of being an Indian. हम नहीं तो सिर्फ घरों में रह कर के सिर्फ ये सोच के कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, हम तो पॉलिटिक्स में फंसे रह जाएंगे, अब कौन सी गवर्नमेंट आ जाएगी और वो क्या करेंगे. Nothing is going to happen. The third thing last, again going back to जो प्रोफेसर अशोक ने कहा था, सुभारती ने एक संकल्प ले रखा है. मैं सिर्फ आप सबको याद दिला रही हूँ कि अगर कोई भी क्रांतिकारी का परिवार या कोई क्रांतिकारी की फैमिली परिवार, वही हो गया, कोई भी क्रांतिकारी का परिवार ऐसी स्थिति में होता है कि वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो सुभारती उसको सपोर्ट करती है. सो अगर आप में से कोई भी पर्सन ऐसे परिवार को जानता है जिस सिपाही ने जिसने देश के लिए जान दे दी हो और आज की तारीख में उसका परिवार अपने आप को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं हो, तो सुभारती उसको सपोर्ट करेगी. आप में से अगर ऐसा कोई भी हो जो ऐसे परिवार को जानता हो, तो प्लीज़ उसका एड्रेस या उसका कुछ भी हमें ला के दीजिए. वी विल ट्रेस दैट पर्सन और हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे या उनको नौकरी देंगे, जो भी हो सकता होगा हम वो करेंगे. सो ऑल ऑफ अस कैन बी अ टीम and do that. So again, happy 30th December to all of you and a very happy new year. I hope आगे से आप लोग आगे का साल सब लोगों के लिए बहुत शुभ जाए. जय हिंद, जय सुभारती. बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी, जिन्होंने छोटी छोटी बात, लेकिन वो छोटी बात राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती हैं, उनकी तरफ इशारा किया. आपने एक बनने की बात की, नेक बनने की बात की, आपने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की बात की. उन छोटी छोटी बातों को जिनको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, उन सबको याद दिलाया, ताकि हम सब उन बातों को ध्यान रख एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर देश की सेवा कर सकें, ऐसी राह प्रशस्त की. आपको मैं बता दूं, आप पूरे हॉल को मैं बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर अशोक जी के नेतृत्व में 6 किताबें लिखी गई हैं. 6 वॉल्यूम की पूरी किताब है जो नेताजी के समग्र के रूप में है. अलग अलग विषयों को अशोक जी ने शोध करके लिखा है. और हमारा साप्ताहिक प्रभात, जिसकी बात कल भी हो रही थी, संस्थापक जी बता रहे थे, मैं निवेदन कर लूंगा कि आप उस समाचार पत्र को अवश्य पढ़ें. अशोक जी के संपादकत्व में वो समाचार पत्र हर सप्ताह प्रकाशित होता है. आप सब उसमें बढ़ चढ़ के लिखें, उसको पढ़ें, क्योंकि वैचारिक तौर पर जो बात मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी ने की राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की, एक समाचार पत्र पढ़ने के बाद में आपको ये महसूस होगा कि आखिर हमें देश के लिए क्या करना है, देश के लिए करने वाले लोगों ने क्या क्या किया. उस वस्तुनिष्ठ इतिहास को आप समाचार पत्र के माध्यम से भी जान सकते हैं. और 6 वॉल्यूम की ये किताब, जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत जल्दी प्रकाशित होनी चाहिए, तो हम लोग उसको आगे प्रेषित करेंगे, वो प्रकाशित हो सके. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अब जिन्हें हम सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बीच में सैन्यवीर, सैन्य अधिकारी, सेना मेडल से सुसज्जित सेनानिवृत्त मेजर जनरल, कुशल नेतृत्व करता, प्रख्यात दंत चिकित्सक और बहुत ही प्रखर वक्ता हमारे बीच में हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे कुलपति जी माननीय जीएस थपलियाल साहब. मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस दिन पर हम सबको संबोधित करें और आपकी जोरदार तालियां हम तक. माननीय थपलियाल साहब, पूर्व सैन्य अधिकारी. धन्यवाद प्रोफेसर नीरज करण.
इससे पहले कि मैं अपना संबोधन शुरू करूं, मैं सबसे पहले सुभारती के उस विचार को सल्यूट करता हूं जिस विचार की वजह से आज हम यहाँ एकत्रित हैं। मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने संस्थान इस दिन को आज मना रहे हैं, बट सुभारती परिवार और सुभारती यूनिवर्सिटी ने ये दिन बहुत पहले से मनाना शुरू किया और उसकी गूंज भारत सरकार तक पड़ी और भारत सरकार ने भी 2018 में इस दिन को मनाया जब 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी लाल किले पे इसकी। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस शोध पीठ को कि वो इस कार्यक्रम को मनाते हैं और उन्होंने हमारे स्टूडेंट के बीच एक इस तरह का आचरण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अभी अपने स्टूडेंट्स के भाषण से प्राप्त हुआ। हमारे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी ये यहाँ पे संबोधन किया, अपनी कविताएं बोली, अपना भाषण दिया, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जब निकलेंगे सुभारती परिवार से और सुभारती यूनिवर्सिटी से, तो मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि हमारा देश विश्वगुरु की तरफ, विश्वगुरु बनने की तरफ जा रहा है और एक दिन ज़रूर विश्वगुरु बनेगा। हम जिस तरह के संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। So now we start. Chief Executive Officer Dr. Salya Raj, Pro Vice Chancellor, all learned faculty, students, staff member, and my dear NCC cadets. You are too good. Excellent turnout, and you are doing very well. Congratulations to you. We are observing the day 30th December 1943. The day the first tricolor was unfurled on the Indian soil by an Indian. Our great hero, legendary figure, and a charismatic person, Netaji Subhash Chandra Bose. But how did he become a person like of this? What were the factors? और आज के संदर्भ में हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस, आज के कंटेक्स्ट में हम सुभाष चंद्र बोस को देखें तो हम कैसे देख सकते हैं? अभी डॉक्टर सल्यराज ने कहा कि हमें सिर्फ जय हिंद और इस तरह के दिन मनाने से हमारी देशभक्ति नहीं बनती। ये उसी तरह से फीलिंग आती है जब आप, एक वर्ड होता है शमशान वैराग्य, जब आप शमशान घाट पे किसी अर्थी के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको वैराग्य प्राप्त होता है, कुछ नहीं दुनिया में, सबका अंत इसी तरह से होना है। और जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं फिर आप अपनी नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। तो उसी तरह की ये फीलिंग जब हम इस तरह के संबोधन सुनते हैं और देशभक्ति के से ओत-प्रोत शब्दों को सुनते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति जागती है। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो सब उन्हीं कामों में व्यस्त हो जाते हैं जिनकी चर्चा अभी डॉक्टर सल्यराज ने की थी। हमारे अंदर वो नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता है। हम फिर भूल जाते हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। रेड लाइट पे आगे वाला निकल गया तो चलो मैं भी निकल जाता हूँ। ये नहीं, वो निकल गया तो निकल गया, मैं तो रुक जाता हूँ, मुझे रुकना चाहिए। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग, तो ये सुभाष चंद्र बोस को ये कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ से आई? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड फर्स्ट बाय हिज पेरेंट्स, हिज फादर।
was a great nationalist. His spiritual guru, Swami Vivekananda, and teaching of Ramakrishna Paramhans. His political guru, Chittaranjan Das, and his spiritual guru, he was influenced by his Aurobindo Ghosh. They were the people who influenced his life. And then he was influenced by the freedom struggle done by other countries. Freedom struggle like the war, freedom of war by USA, the Czechoslovakia, the Irish, the Italian war. So he got the synthesis of all these struggles for freedom, and he took out the best out of each. And then he made a strategic plan. And in that strategic plan, somehow, somewhere, he got little difference of opinion with Bapuji, Mahatma Gandhi. Though he was influenced by Bapuji, he regarded him a great leader, but to some extent he had some difference of opinion. He said mass movement is must, as Mahatma Gandhi was going with the mass movement, including downtrodden, including peasants, including farmers, including workers in that mass movement. But at the same time he says फोर्स का बदला फोर्स से ही देना होगा, तभी हमें आज़ादी मिलेगी. हमें आज़ादी नहीं मिलती, अंग्रेज हमें आज़ादी तब तक नहीं देंगे जब तक हम उनकी फोर्स का बदला फोर्स से नहीं लेंगे. तो दैट इज हाउ ही गॉट लिटिल separated from the Indian National Congress on this occasion. Now coming to his viewpoint, today's context, if we talk about the socialism, if we talk about the secularism, if we talk about the communalism, which the topic of the day is today, communalism. If we talk about the education system in India, if we talk about the women empowerment, if we talk about the empowerment of the downtrodden, so all these, if you learn and if you study, and I'm sure Professor Tyagi must have studied all these philosophies of Vivekananda. So Subhash Chandra Bose, he followed Swami Vivekananda, and I am talking to the philosophy of socialism. He was a great socialist leader. And how do you know that? How do you come to know that he was a great socialist leader? Because he believed in the theory of Vivekananda. And Vivekananda said, unless you uplift the downtrodden, India will not progress. So he believed in the principle of the justice to all, liberty to all. And for the liberty, he meant the liberty, freedom, social freedom, political freedom, and economic freedom. And out of all these three, he considered the economic freedom is the essence of social freedom, and it is the essence of the political freedom. You will be surprised to know, in 1928, in his presidential address of Indian National Congress, he said that we must, whenever India becomes free, we must have a commission, national commission, and that national commission should plan a strategy for rapid industrialization of India.
That was his vision at 1928. That freedom was very far. Nobody thought that time we will get freedom in 47. But he thought of that time. We will have a committee and in the National Commission, and that National Commission will plan the industrialization of India. And this concept of rapid industrialization of India, he got it from Russia. He believed in Russian industrialization. Russian industrialization was very fast, whereas industrialization of UK was going on, but it was a slow speed. It was not going the way the Russian industrialization, Russian education and Russian. So he was a great follower of Lenin. So he believed in industrialization, economy. In this context only, he said, you see his vision. He said, when we become free, we must produce our own weapon, which we did not do till another 5 years back. We became self-reliant India, or now not yet, and we are trying to become self-reliant India. But he thought that time we will have to produce our own weapon, and to produce our own weapon we will require rapid industrialization. Regarding education, he said, he followed Vivekananda. Vivekananda said education is the self-realization, and it manifests on your knowledge which is already there in the mind. Education only helps to enlighten your mind, and enlightened mind gets knowledge which is already there in your mind. That's what Vivekananda said. So he said everyone should be educated, and he was this great supporter of education for all, primary education. He believed the kindergarten system of Italy. He believed the nursery system of UK, and he combined together and he proposed that India, what kind of a education we should have. That was his vision. And he said we should have a uniform policy for education, single policy for education, which now we are going for national education policy, which we are starting now from 2020 or 2021. National education policy is a uniform policy. For higher education, he had a little different view. He had a view that only deserving, only bright students and meritorious students should go to higher studies, because those days centers were very few. You could not afford higher education, and he wanted people to join higher education and work for the freedom of India, for the liberty. So that's what he said. But he wanted education for all. Now coming to political dimension of his, what was his political dimension? His political dimension constituted 5 things. Is secularism, that secular characteristics, then was social characteristics, then was spiritual characteristics, then was economic characteristics, and then fourth was the 5th, political characteristics or democratic characteristics. So his political vision constituted all that. Anybody who is in a politics should have those 5 constituents. He should be secular. And the example of secularity you can see in his photograph here. For him, country was a divine mother. India was a divine mother. And to liberate divine mother was his goal. So he never considered the country as a congregation of people or something. He said, that is my divine mother.
and my divine mother is enslaved. वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है, मुझे उसको लिबरेट करना है. And he said that country is the fragment of spirituality, and that is the fragment of universal spirit. He had the concept of that we all are fragments of universal spirit, and our country is the fragment of universal spirit. So for this kind of a thought, you have to be connected to the divine, and when you are connected to the divine, for you that universal brotherhood will automatically come. Nowadays we talk about secularism, we talk about communalism. Secularism means it's not irreligion. Means you don't follow any religion, that doesn't mean that you are secular. Secular means when you have a respect for all religion and it's a coexistence. You live together, all religion, people live together with a cooperation, coexistence. That was the kind of a secular concept he had. And he said, the free India, the government will not have show any partiality to a particular religion. For the government, all religion will be at par. And he also said, the religion is the private affair. The state has got no role to play in the private affair. It cannot become a state affair. So that was his view about religion or secularism. So there are so many, I will not take much time. If I go on continue what his concept was on various issues which we are nowadays discussing, and we are actually discussing, and it's not clear to us in which way we are going, in which directions we are going. Subhash Chandra Bose's teaching will definitely guide us in the correct way, in our nationalistic way. He says nowadays the nationalist has become a big topic of discussion. Who is the nationalist? Who is not the nationalist? You must have seen the Jawaharlal Nehru University incident, and so many other incidents keep happening to express that I am the nationalist, the kind of a thing, and that to say that you are not the nationalist, this kind of a debate. But the nationalist, the biggest example of nationalist, if you see from Subhash Chandra Bose, when he was selected for ICS, and such a lucrative character he was getting, but he learnt from his guru, political guru, Chittaranjan Das Gupta. He just ignored and resigned from it. And what did he say in that resignation letter? He said, creating a symbiosis, harmony between spirituality and nationalism will be very difficult for me to serve as a civil servant in an enslaved India. That was his resignation letter. So that kind of a nationalism he had. He could give up everything. So his nationalism was with a complete sacrifice, a renunciation. He gave up everything belonged to him to the cause of the nation, to the cause of the freedom. So that kind of a renunciation, that kind of a sacrifice, if we show in today's work for the development of the nation, for development of the country, I'm sure we are going to be a most developed country in the world. We are going to be the Vishwa Guru in future. Definitely in those words, I thank you all for patient hearing. Thank you very much. Thanks a lot. जय हिंद. मेरे साथ बोल दीजिएगा, जय हिंद. जय हिंद.
हृदय से आभार माननीय कुलपति जी। बृहद विषयों को आपने हम सबके सम्मुख रखा। आज की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था सत्ता केंद्रित रही है, लेकिन जब परंपरागत शिक्षा की बात करेंगे तो आचार्य और आश्रम केंद्रित हुआ करती थी। जब सत्ता को चलाने के लिए राजा को भी गुरु के आश्रम में जाकर समझना पड़ता था कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या करें। तो मुझे लगता है सुभारती विश्वविद्यालय में वो आचार्य और आश्रम केंद्रित शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों में रोपित की जा रही है, जिसकी ओर आपने इशारा किया। आपने कहा देशभक्ति भूलने का विषय नहीं, आत्मसात करने का विषय है। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन चरित्र के बारे में बताते हुए बताया कि माता पिता और गुरु के महत्व को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया और सुभाष बन पाए। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध से युद्ध जीता जा सकता है, जिसकी बात आपने की। सम्मानित सदस्यों, इस कार्यक्रम में हमारे संस्थापक जी भी आने वाले थे, परंतु किन्हीं व्यस्तताओं के कारण वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उनका संदेश, हृदय की अनंत गहराई से उन्होंने एक संदेश भेजा है। वो संदेश मैं अपनी आवाज में उनके भावों को, उनके शब्दों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे साथियों, आज के युवाओं को 30 दिसंबर यानी कि आज के दिवस के महत्व के विषय में जानना आवश्यक है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि युवाओं के साथ साथ उन सभी को भी जानना आवश्यक है जो ये नहीं जानते कि भारत की धरती पर भारत आजाद होने की पहली बार ध्वज किसने और कब फहराया था। आपको बता दें कि आज ही के दिन, आज से 78 वर्ष पूर्व 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिम खाना मैदान, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की धरती पर आजाद भारत का ध्वज फहराया था। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जापान में अंग्रेजों को परास्त करके अंडमान निकोबार पर 23 मार्च 1942 को अपना कब्जा कर लिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आधिपत्य प्राप्त कर लेने के उपरांत अमर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने अपनी इकाई यहां स्थापित की और अपना आधार बनाया। ये द्वीप ही जापान के साथ संधि के अंतर्गत आजाद हिंद फौज को मिले। आज के दिन पोर्ट ब्लेयर में आजाद भारत का ध्वज फहराकर नेताजी ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको यह ज्ञात ही है कि भारत को स्वतंत्रता मुख्य रूप से आजाद हिंद फौज की कुर्बानियों के कारण मिली। आजाद हिंद फौज की 1945 में हार 1947 में भारत की आजादी का कारण बनी। 1945 में गिरफ्तार किए गए आईएनए के सैनिकों पर अंग्रेजों ने लाल किले में मुकदमा चलाया और उन्हें सबक सिखाने के लिए सबसे पहले कर्नल सहगल, जनरल ढिल्लो एवं जनरल शहनवाज खान को देश निकाला दे दिया। इस घटना से संपूर्ण भारत की जनता एवं भारत की फौजों को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के द्वारा की गई कुर्बानियों का ज्ञान हुआ। यह जानकारी प्राप्त होते ही संपूर्ण भारत में क्रांति की लहर फैल गई और अंग्रेज डरकर अपने मित्रों को सत्ता सौंपकर आनन फानन में भाग गए। आज का दिन इस विषय पर अधिक कुछ बताने का नहीं, यह सब विस्तार से मैं आपको भारत के असली स्वतंत्रता दिवस 21 अक्टूबर को सदैव की तरह स्मरण कराऊंगा। आज आपको बस यह याद रखना है कि आपको आजादी बिना खड़क, बिना ढाल के घर बैठे पुरस्कार के रूप में नहीं मिली है, वरन यह असंख्य वीरों के लहू के बहने के बाद मिली है। हमें अपने वीरों के उस लहू को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाकर, समझकर उनका स्मरण करना है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं उन देशवासियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जो पहले अंग्रेजों की और फिर बाद में जापानियों की बर्बरता का शिकार हुए।
एक शपथ लेने की, 2 लाइन की शपथ लेने की बात उन्होंने कही है। मैं निवेदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ लीजिए, बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़ लीजिए, कुछ इस कदर शपथ के रूप में कि आइए हम सब शपथ लें कि अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाएंगे, अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि कभी कोई हमारी ओर आंख उठाकर भी न देख सके। यही हमारी अपने वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। यह संदेश डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का हमारे समक्ष मैं जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन जहां पर वो बैठे हैं वहीं पर संप्रेषित करता हूं। और कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर श्रवण गर्ग हमारे बीच में है, साइट के प्रोफेसर। मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं कि वो मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू सर। इस शुभ दिन पर धन्यवाद भाषण देने का अवसर पाकर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र आयोजन को मनाने की हम सबको प्रेरणा दी। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रभावशाली शब्दों से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रही है और आज आपके संबोधन से हम सबके अंदर एक विशिष्ट सकारात्मक सोच का संग्रहण हुआ है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके शब्द हमेशा ही हमें राष्ट्र की प्रगति के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी का, जो हमेशा हमारी सफलता की रीढ़ रही हैं। धन्यवाद मैम, हमारी प्रेरणा स्रोत बनने के लिए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिकों का अभिनंदन करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आयोजन समिति, छात्रों, स्वयं सेवकों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके बिना यह आयोजन सफल नहीं हो सकता था। अंत में मैं आदरणीय कुलपति, सभी संस्थाओं के प्रमुख, डीन, एचओआई, एचओडीज एवं कुल सचिव को इस आयोजन में पधारने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आने वाला वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। और मैं श्रवण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके प्रांगण में यह भव्य कार्यक्रम हो सका। आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद प्रकट करते हुए अंत के श्रृंखला से आपको जोड़ रहा हूं वंदे मातरम से। निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए।
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की